नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का हम साम्राज्य विस्तार पढ़ रहे थे, तो कुछ हमने कर लिया था उसका साम्राज्य विस्तार जो है, उसकी जो उत्तर भारत की जो विजय है, लेकिन एक दो विजय उसकी रह गई थी। उसके आक्रमण हैं जो करवाने वाले, जैसे कि हम देखेंगे जालौर का आक्रमण है और मालवा का आक्रमण है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा देख लेंगे इनके जो आक्रमण हैं उत्तर भारत के, जो कल हमने करवाए थे। यहाँ पर देखेंगे जो भारत की जो स्थिति है इस प्रकार से, यह भारत है इस प्रकार से, ठीक है भाई। और दिल्ली की जो कंडीशन है लगभग यहाँ पर रहती है। दिल्ली का क्षेत्र मान के चलें तो यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली का। तो राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान यहाँ पर रह जाता है, मान के चलिए अब इस क्षेत्र में रह जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रणथंभौर का क्षेत्र है लगभग इस क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है। और ऊपर हम देखेंगे एक जालौर का आक्रमण होता है यहाँ पर, जो हमने कल देखे थे उत्तर भारत में। और गुजरात का आक्रमण किया था उसने, यहाँ पर हम देखेंगे बघेला वंश का शासक था कर्ण, जो यहाँ पर था, ठीक है। एक मालवा का आक्रमण है, लगभग इसी क्षेत्र में रह जाता है मालवा, जिस पर दिल्ली से आक्रमण होते हैं। इन पर किसके द्वारा होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब आक्रमणों के कारण क्या थे? ये रास्ते में आते थे, समुद्र का किनारा है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और नीचे मालवा पर आक्रमण करने का कारण भी यही रहता है, क्योंकि ये रास्ते पर है और दक्षिण भारत में जाना यहीं से होता था। इसी कारण अलाउद्दीन पर आक्रमण करता था। चित्तौड़ का आक्रमण हम देखेंगे। चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह था, ठीक है, रतन सिंह था। रणथंभौर पर देखेंगे हम हमीर देव रहता है। कौन रहता है? हमीर देव रहता है, ठीक है। और बघेल वंश का शासक कर्ण रहता है, यहाँ पर नीचे कर्ण का शासन था। तो इसी प्रकार हम देखेंगे आज जो आक्रमण देखने जा रहे हैं हम, मालवा का आक्रमण है जो, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मालवा का जो आक्रमण है या विजय है कब होती है? 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन अपनी सेना भेजता है आइनुल मुल्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आइनुल मुल्क। इसका जो एक सेनापति है जो उस समय कहाँ का सूबेदार था? मुल्तान का सूबेदार था आइनुल मुल्क। इसके नेतृत्व में जो मालवा पर विजय करने के लिए भेजता है अलाउद्दीन खिलजी सेना, तो ये आक्रमण करता है मालवा पर। तो मालवा का हम उस समय शासक देखें तो शासक कौन था उस समय का? महलक देव। मालवा का शासक रहेगा महलक देव। महलक देव पर आक्रमण किया जाता है। इन दोनों के शक्तियों के मध्य संघर्ष होता है, तो महलक देव क्या है? यहाँ पर पराजित हो जाता है। और मालवा पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का जो अधिकार है वो हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम जालौर का आक्रमण है, राजस्थान में है। जालौर का जो शासक है वो कौन था? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव, या इसका नाम एक इतिहास में मिलता है कनेर देव। कनेर देव भी इसका नाम मिलता है। तथा इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था वीरम देव। वीरम देव। और ये आक्रमण होता है 1311 ईस्वी में। जालौर पर अलाउद्दीन का जो आक्रमण है वो कब होता है? 1311 ईस्वी में होता है। यहाँ का शासक कौन रहता है? कान्हड़ देव रहता है। और इसके पुत्र का नाम क्या था? वीरम देव था। और यहाँ पर आक्रमण कौन करता है? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पर सेना आती है। किसके नेतृत्व में आती है? कमालुद्दीन गुर्ग। किसका सेनापति था यह? अलाउद्दीन खिलजी का। कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ पर सेना लेकर आता है, इस दुर्ग पर चढ़ाई करता है। और यहाँ पर एक रहता है बीका दहिया।
बीका दहिया नामक व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात किया जाता है जालौर के साथ। बीका दहिया के द्वारा यहाँ पर विश्वासघात किया जाता है और गुप्त रास्ते बता दिए जाते हैं किसके, जालौर दुर्ग के। तो कमालुद्दीन गुर्ग जो अंदर प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर खूब संघर्ष होता है, भीषण युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, कान्हड़ देव की पराजय होती है। कान्हड़ देव क्या हो जाता है, हार जाता है। यहाँ पर कान्हड़ देव हार जाता है और कमालुद्दीन गुर्ग है जो यहाँ पर विजय होता है। इसके पीछे भी एक कहानी हम देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे लगभग 1305 ईस्वी के आसपास जो जालौर है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है जो आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है कान्हड़ देव द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में, यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो मैप पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है। लगभग यहाँ पर है जालौर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, जालौर का क्षेत्र है। और दिल्ली पर आक्रमण करता है और जालौर के शासक द्वारा क्या होता है, अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और अपने पुत्र वीरम देव को, जो कान्हड़ देव है, अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली भेज देता है। कहाँ भेज देता है, दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में। वहाँ पर कुछ समय यह रहता है वीरम देव, लेकिन इसका जो है प्रेम प्रसंग चल पड़ता है फिरोजा के साथ। फिरोजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। फिरोजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री और वीरम देव के मध्य क्या होता है, प्रेम हो जाता है। और जब फिरोजा वीरम देव से कहती है विवाह के लिए, तो वीरम देव क्या है, मना कर देते हैं और रातों रात दिल्ली से कहाँ आ जाते हैं, जालौर चले जाते हैं वीरम देव। वीरम देव दिल्ली से जालौर आते हैं। तो जब इस बात का पता चलता है फिरोजा को, तो फिरोजा क्या है, यमुना में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो इसी बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी है फिर से आक्रमण करता है। कहाँ पर हम देखेंगे, जालौर पर 1311 ईस्वी में आक्रमण करता है और यहाँ पर कान्हड़ देव क्या है, परास्त होता है। कान्हड़ देव हार जाता है इस युद्ध में तथा वीरम देव स्वयं की हत्या कर लेता है। वीरम देव है जो स्वयं हत्या कर लेता है, जैसे हम कहते हैं आत्महत्या कर लेता है। आशापुरा मंदिर है एक वहाँ पर, उसके सामने स्वयं के खंजर घोंप लेता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 1311 में है जालौर विजय हो जाता है। और हम देखेंगे जो उत्तर भारत की विजय है, लगभग इसी युद्ध के साथ जो उत्तर भारत की विजय है वह संपूर्ण हो जाती है। उत्तर जो भारत है इसकी जो विजय कब पूर्ण हो जाती है, जालौर विजय के समय हो जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत के आक्रमण। फिर से थोड़ा इसको हम देख लें जो हमने अभी पढ़ा है उत्तर भारत में। इससे पहले हमने देखा था मालवा की विजय हो चुकी है 1305 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे बघेला वंश का जो कर्ण शासक है गुजरात में, इसे भी विजित कर लिया जाता है। और फिर हमीर देव है जो रणथंभौर का शासक है, इसे भी विजित कर लिया जाता है और जालौर भी विजित हो जाता है। बंगाल वगैरह को पहले ही विजित कर लिया जाता है। अब क्षेत्र जो रहता है नीचे इस नर्मदा नदी के, कौन सा रहता है, दक्षिण भारत का। यहाँ पर हम देखेंगे यादव वंश है, ठीक है, काकतीय वंश है और नीचे देखेंगे मदुरै है। 3-4 राज्य हैं जो मुख्य है, उनको विजित करता है अलाउद्दीन खिलजी। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत के राज्यों में हम देखें तो 4 राज्य रहते हैं प्रमुख रूप से। हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे देवगिरी, देवगिरी का राज्य है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर होयसल और नीचे पांड्य राज्य है जो मदुरै का क्षेत्र है। इसे मदुरै या माबर भी कहा जाता था। और यहाँ पर तेलंगाना पर कौन सा वंश शासक करता था, काकतीय वंश, ठीक है। देवगिरी का यादव, यहाँ पर हम देखेंगे मदुरै में या माबर में पांड्य थी, ठीक है।
और दक्षिण भारत के आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या रहते हैं। सबसे पहले तो दक्षिण भारत पर आक्रमण क्यों करेगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि देवगिरी पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में। तो उसे बहुत सा धन प्राप्त होता है, यहाँ से बहुत सा धन प्राप्त होता है लूट में। तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का एहसास हो जाता है कि इस धन प्राप्ति से वह अपने राज्य को बनाए रखने के लिए सक्षम हो जाएगा, यानी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जो साम्राज्य विस्तार है यहाँ से जो धन प्राप्त होगा उसके लिए सुरक्षित रहेगा और सक्षम हो जाएगा। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखें तो क्या रहती है, इन राज्यों को अपने अधीन करना तथा यहाँ से वार्षिक कर प्राप्त करना। क्या रहेगा, इन राज्यों को अपने अधीन करना और यहाँ से वार्षिक टैक्स वसूल करेगा, जिससे अपने साम्राज्य की या सल्तनत की स्थिति है जो सुदृढ़ हो जाएगी। और ये मुख्य उद्देश्य की बात करें तो लूटपाट रहता है। जो मुख्य उद्देश्य क्या था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का, एक तो धन की प्राप्ति हो गई, क्या हो गई, धन की प्राप्ति हो गई। दूसरा क्या था, इन राज्यों को अपने अधीन करना और टैक्स वसूल करना, इसके दो मुख्य कारण रहते हैं। और दूसरी बात रहती है कि 14वीं शताब्दी का जो समय है, कौन सा, 14वीं शताब्दी का जो समय है, और यहाँ पर हम देखेंगे जो मंगोलों का क्षेत्र है, गजनी से मंगोल जो आक्रमण करते थे, कहाँ से, गजनी के क्षेत्र से, ये मंगोलों के अधीन था। और उत्तर पश्चिम की जो सीमा है अब लगभग क्या है 14वीं शताब्दी में हम देखेंगे सुरक्षित है। तथा उत्तर भारत भी हम देखेंगे जो राज्य है, ये उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है अब यह इनके हाथ में था। उत्तर भारत में अब कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी या कोई किसी के पास इतना साहस नहीं था जो अलाउद्दीन का विद्रोह कर सके या दिल्ली की सल्तनत पर आंख उठाकर भी देख सके। और जो आंतरिक विद्रोह थे उनको भी, जो स्थानीय विद्रोह थे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दबा दिया जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास रास्ता था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, कहाँ, नर्मदा के या विंध्याचल के पार का क्षेत्र है जो यहाँ पर आक्रमण करने का। मालवा को भी उसने 1305 ईस्वी में विजय कर लिया था, अपना रास्ते का कांटा निकाल लिया था। और देवगिरी उसने पहले विजय कर लिया था। अब देवगिरी पर दोबारा आक्रमण करने का कारण क्या बनता है कि यहाँ पर हम देखेंगे देवगिरी का शासक है जो रामचंद्र देव और उसका पुत्र है शंकर देव, उनके द्वारा क्या है, कर देने से मना कर दिया गया था कुछ समय बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी है जो फिर यहाँ पर आक्रमण करता है और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे देवगिरी पर जो आक्रमण है उसके बारे में देखेंगे। देवगिरी का शासक कौन है, रामचंद्र देव और उसका पुत्र शंकर देव। ठीक है, रामचंद्र देव और उसका पुत्र शंकर देव, शासक है रामचंद्र देव। और यहाँ पर आक्रमण कौन करता है, मलिक काफूर। कौन करेगा, मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया जाएगा रामचंद्र देव पर। कहाँ से, उत्तर भारत से। हम देखें उत्तर भारत से दक्षिण भारत यहाँ पर है, मलिक काफूर आक्रमण करता है रामचंद्र देव पर, शंकर देव पर। और इसका कारण क्या रहता है, इसके कारणों में हम देखेंगे। इसका कारण रहता है, एक तो उसने क्या था, जो वार्षिक कर है, वार्षिक कर देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था उसने ये जो गुजरात का शासक है, यहाँ पर गुजरात का शासक कर्ण है, इसको क्या है, शरण दे रखी थी अपने यहाँ। दूसरा कारण क्या था, गुजरात के शासक कर्ण को शरण दे रखी थी। किसको, कर्ण को शरण दे रखी। तीसरा हम देखेंगे जो कर्ण की पत्नी है, इसका नाम क्या था, कमला देवी। कमला देवी अब किसकी पत्नी हो चुकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। उसके द्वारा मलिक काफूर को यह संदेशा भेजा जाता है कि वह अपनी पुत्री देवल देवी, यानी कमला देवी और कर्ण की पुत्री देवल देवी, जो देवल देवी है
उसे भी अपने साथ कहाँ लेकर आए, दिल्ली लेकर आए। इन कारणों से क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी है या मलिक काफूर है, इनका आक्रमण कहाँ होता है, देवगिरी पर आक्रमण होता है। और इसके बाद हम देखें तो इन दोनों में क्या है, संघर्ष होता है। इन दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है, और जिसमें रामचंद्र देव जो है आत्म समर्पण कर लेता है। और रामचंद्र देव को यहाँ से कहाँ भेजा जाता है, दिल्ली भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी इसका खूब सम्मान करता है और इसे उपहार भी कुछ देता है, और इसे वापस कहाँ भेज देता है, देवगिरी भेज देता है। क्योंकि अलाउद्दीन बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, उसे पता था कि रास्ते में जो क्षेत्र आता है दक्षिण भारत जाने के लिए, तो कौन सा आता है, यादवों का आता है, देवगिरी का आता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक मित्र की आवश्यकता है, मित्र की आवश्यकता है, और इसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करता है, और जिसे एक वफादार मित्र भी अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के रास्ते में मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे मित्र बन जाता है एक वफादार मित्र, वफादार मित्र बन जाता है एक का, कौन, रामचंद्र देव। और बाद में मलिक काफूर यहीं से ही सहायता लेता है, किससे, रामचंद्र देव से सहायता लेता है, सहायता लेता है रामचंद्र देव से, और इससे कुछ हथियार लेता है, हथियार, घोड़े व रसद लेकर आगे की विजय के लिए निकल जाता है। इसके बाद जो आक्रमण है तेलंगाना का आक्रमण, तेलंगाना कब होता है, 1310 ईस्वी में आक्रमण करता है तेलंगाना पर। तो यहाँ का शासक कौन होता है, काकतीय वंश का, वंश कौन सा है, काकतीय वंश है। और शासक यहाँ कर कौन रहेगा, काकतीय वंश का, प्रताप रुद्रदेव। फिर से देखें, तेलंगाना पर आक्रमण करता है 1310 में मलिक काफूर, शासक कौन है, काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव, और आक्रमण कौन करता है, मलिक काफूर। मलिक काफूर अपनी सेना लेता है और यहाँ आक्रमण कर देता है। और प्रताप रुद्रदेव का एक दुर्ग था, यह दुर्ग था जो पत्थर की दीवारों से बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था, और इसके चारों तरफ एक गहरी खाई थी जो क्या थी, पानी से भरी हुई थी, पानी से भरी हुई थी। लेकिन मलिक काफूर इसे भी भेज देता है, और दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष हो जाता है, जिसमें हम देखेंगे पराजय होती है किसकी, प्रताप रुद्रदेव की, और वह संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे मलिक काफूर को जो प्रताप रुद्रदेव है, कौन, प्रताप रुद्रदेव है, वह अपनी एक सोने की मूर्ति बनाता है, सोने की मूर्ति बनाता है, और उस मूर्ति के गले में एक सोने की जंजीर डालकर किसे भेजता है, मलिक काफूर को यहाँ पर भेजता है आत्म समर्पण के स्वरूप में, और जिससे इनके मध्य संपत्ति हो संधि हो जाती है, और बहुत सा धन लेकर मलिक काफूर है यहाँ से बहुत सा धन लेकर वापस लौट जाता है, तथा यहाँ पर इनसे वार्षिक कर जो है, कर लेना भी स्वीकार करता है, या कर देना भी स्वीकार कौन करता है, प्रताप रुद्रदेव। इस प्रकार से यहाँ पर विजय हो जाते हैं फिर से अलाउद्दीन खिलजी। फिर थोड़ा हम यहाँ पर मैप पर देख लें इसे, अलाउद्दीन खिलजी जो है, यहाँ पर हम देखेंगे देवगिरी को जीत लिया जाता है, यह देवगिरी का क्षेत्र है, देवगिरी का क्षेत्र है। ये जो रास्ता है यहाँ से हम देखेंगे आगरा से होता हुआ, कन्नौज से होता हुआ कहाँ आता है, उज्जैन आता है। रास्ते में क्या आता है, मालवा का क्षेत्र आता है। मालवा को 1305 में पहले ही विजिट कर लिया है, और यहाँ से मलिक काफूर है जो कहाँ आता है, देवगिरी आता है, देवगिरी को विजिट कर ले जाता है। उसके बाद देखेंगे तेलंगाना पर आक्रमण है, जो तेलंगाना का क्षेत्र है, वारंगल जो इसकी राजधानी है, इसको भी अब विजिट कर लिया जाता है, किसके द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा। और यहाँ का शासक कौन रहता है, प्रताप रुद्रदेव, जो अधीनता स्वीकार लेता है और वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लेता है।
इसके बाद हम देखें तो आगे किसका राज्य है, होयसल राज्य पर भी यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा। नीचे पांड्य राज्य आ जाता है। तो देवगिरी का शासक जो रामचंद्र देव है पहले ही अधीनता स्वीकार कर चुका है, दिल्ली जा चुका था और इनको समर्थन भी देता है। फिर नीचे था आएगा होयसल राज्य की विजय। अगला आक्रमण है होयसल पर। कहाँ है, होयसल पर अगला आक्रमण होता है। और यहाँ का शासक जो रहता है वो कौन रहता है, वीर बल्लाल। वीर बल्लाल यहाँ का शासक था। और आक्रमण कौन करता है यहाँ पर, मलिक काफूर होयसल राज्य पर आक्रमण करता है। और होयसल राज्य की राजधानी कौन सी रहेगी, द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम जो है यह होयसल राज्य की राजधानी थी। और इसको भी क्या करता है, मलिक काफूर जीत लेता है। फिर से हम यहाँ पर मैप देखें, इस प्रकार से जो दक्षिण का क्षेत्र है इस प्रकार से, और यहाँ पर होयसल राज्य है, राजधानी द्वार समुद्रम है, और यहाँ पर पांड्य राज्य है। और यहाँ का शासक जो वीर बल्लाल है, वीर बल्लाल है, हम यहाँ पर देखेंगे इधर चला आता है, यहाँ पर पांड्य राज्य है। पांड्य राजा के शासक थे तो वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, यह गद्दी को लेकर संघर्षरत थे। तो इसका लाभ उठाने के लिए ये सियाना है और यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन इसको पता नहीं है कि एक प्रेतात्मा जो है इसके पीछे भी दौड़ रही है। यही कारण था, पहले उत्तर भारत में भी यही कारण था कि तुर्कों के आक्रमण हुए और उनके अधीन हो गया, और दक्षिण भारत में भी यही कारण था। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी ये जो तीन, यहाँ पर तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर देवगिरी, आपस में टकराते रहते थे। ऐसा माना जाता है कि जब देवगिरी पर पहला आक्रमण हुआ था तो यहाँ का शासक है रामचंद्र देव, उसका पुत्र है शंकर देव। शंकर देव किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं गया था, वरना इधर ही आया हुआ था विजिट करने के लिए, और अपने वाला भी छिनवा लेता है इनसे दूसरे के लालच में। तो वही कारण था, वीर बल्लाल पांड्य राज्य पर आक्रमण करने आया था, इनका फ़ायदा उठाने आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मलिक काफूर अपनी सेना के साथ इधर घूम रहा है। मलिक काफूर है जो यहाँ पर आक्रमण करता है और वीर बल्लाल को जो क्या है परास्त कर देता है, और यहाँ से भी बहुत सा धन संपत्ति लेकर वीर बल्लाल से चला जाता है। उसके बाद हम देखें तो अगला जो आक्रमण है पांड्य राज्य पर होता है। नीचे यहाँ पर हम देखेंगे जो पांड्य राज्य है, यहाँ के दो शासक हैं, यहाँ थोड़ा देख लें। पांड्य राज्य पर आक्रमण, इनकी राजधानी क्या थी, मदुरै, या इसे माबर भी कहा जाता था। यहाँ पर मलिक काफूर का आक्रमण होता है। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य जो है ये क्या थे, दोनों गद्दी को लेकर संघर्षरत थे, या सत्ता को लेकर इन दोनों में क्या था, संघर्ष हो रहा था। तो इसी समय मलिक काफूर यहाँ पर आक्रमण कर देगा। कौन कर देगा, दिल्ली से जो काफूर है यहाँ पर आक्रमण कर देगा। लेकिन वीर पांड्य है, यह बड़ा शातिर व्यक्ति था। यह एक मैदान में न उतरकर मलिक काफूर के छापामार युद्ध पद्धति को अपनाता है। जो वीर पांड्य हम यहाँ पर देखेंगे, वीर पांड्य है, कौन सी पद्धति अपनाता है, छापामार युद्ध पद्धति अपनाता है और जगह जगह पर इन्हें परेशान करता है। फिर हम देखेंगे वीर पांड्य को विजित तो नहीं कर पाया मलिक काफूर, लेकिन यहाँ से बहुत सारी लूट की संपत्ति ले गया, और जो मदुरै का क्षेत्र है, माबर का क्षेत्र है वीर पांड्य का, यह है इसके अधीन नहीं हुआ। और पांड्य शासक है जो वीर पांड्य इसी प्रकार से इधर उधर दौड़ता रहा, इसके हाथ नहीं आया। और पांड्य राजा की जो विजय है, धन प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए, संपत्ति या लूट प्राप्ति की कंडीशन से देखा जाए तो महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन और यहाँ पर इन्हें विजय करने में सफलता नहीं मिली। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन पर भी अलाउद्दीन खिलजी है अपने आक्रमण करता है, लेकिन देखा जाए तो न तो इसकी विजय यह है स्थायी थी और न ही पूर्ण थी।
क्योंकि इसे वार्षिक कर देते थे। धीरे धीरे क्या है, ये भी आज़ाद हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद। फिर से हम देखेंगे यहाँ पर मालवा को विजित किया, देवगिरी को विजित किया। देवगिरी का शासक कौन था? यादव वंश का रामचंद्र देव था। उसके बाद वो आक्रमण करता है वारंगल पर। यहाँ का काकतीय राजवंश था, ठीक है। काकतीय राजवंश का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव अपनी एक क्या करता है, सोने की जंजीर डली हुई सोने की मूर्ति बनवाकर उसे भेजता है। और खफी खां एक इतिहासकार है। कौन है? खफी खां। खफी खां इतिहासकार बताता है कि विश्व प्रसिद्ध या संसार प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा है वह मलिक काफर को किसने दिया था? प्रताप रुद्र देव ने दिया था। कौन सा? कोहिनूर का जो हीरा है, कोहिनूर का विश्व प्रसिद्ध हीरा खफी खां के अनुसार प्रताप रुद्र देव के द्वारा मलिक काफर को दिया गया था। फिर यहाँ पर हम देखेंगे लगभग इस क्षेत्र में हम देखेंगे होयसल का राज्य था। इस क्षेत्र में होयसल का राज्य था और यहाँ का जो शासक था, यहाँ नीचे देखेंगे वीर पांड्या था, यहाँ वीर बल्लाल था। कौन था? वीर बल्लाल था। वीर बल्लाल भी यहाँ नीचे आया हुआ था पांड्या राज्य को जीतने के लिए, लेकिन उल्टा पड़ जाता है दावपेच। काफूर यहाँ पर आ जाता है और इसे विजित कर लेता है, बहुत सी संपत्ति लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर वीर पांड्या का जो शासन है, पांड्या राज्य है, यहाँ पर मलिक काफूर काफ़ी समय बिताता है और छापामार युद्ध पद्धति से उसका सामना किससे होता है? वीर पांड्या के साथ काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। बहुत समय यहाँ पर रहा लेकिन वह वीर पांड्या को परास्त नहीं कर सका। लूट की दृष्टि से जो पांड्या राज्यों का युद्ध है यह महत्वपूर्ण रहता है, सफल नहीं होता इसे विजित करने के लिए। तो दक्षिण भारत को विजित कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन पांड्या राज्य है एकमात्र जो है इनकी अधीनता नहीं स्वीकार करता और धन की दृष्टि से यह युद्ध महत्वपूर्ण देखा जाता है। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो दक्षिण भारत की विजय है, इतिहासकार मानते हैं न तो यह स्थायी थी और न यह संपूर्ण थी। इसकी मृत्यु के साथ ही यह अपने आप को स्वतंत्र फिर से घोषित करने लगते हैं। लेकिन बहुत सा धन यहाँ से ले जाने को मिल गया मलिक काफूर को, जो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है अपने साम्राज्य के लिए, अपनी शान शौकत के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे मंगोल आक्रमण है, उनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए वह सक्षम हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण या अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी और पश्चिम का जो क्षेत्र है इसकी जो नीति है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जो नीति है, यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से जो भारत का क्षेत्र रहता है ये उस समय का हम देखेंगे गजनी गुजनी और मध्य एशिया का एरिया रहता है। यहाँ पर हम देखें तो भारत है इस प्रकार से इधर, और यहाँ पर गजनी का क्षेत्र था, मध्य एशिया का क्षेत्र है, गजनी का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है इस क्षेत्र में। तो ये कौन सी सीमा है? उत्तर से लेकर के पश्चिम यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा की रणनीति है जो अलाउद्दीन खिलजी की क्या रहती है। हम देखेंगे कि जो गुलाम वंश के शासक हैं इनके समय जो मंगोल है वो रावी नदी, लगभग पंजाब का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे पंजाब का जो क्षेत्र है रावी नदी है, यहाँ पर हम देखें रावी नदी तक जो मंगोल थे इनका अधिकार था, यहाँ पर आ चुके थे। क्योंकि हम देखते हैं जो मंगोल वंश है, गुलाम वंश है, गुलाम वंश के जो शासक थे हमने देखा बलवंतक सैदड़ीकरण की नीति को अपनाया। उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया, मंगोलों के पीछे नहीं गया उन्हें मारने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? प्रतिरोध की नीति अपनाता था तथा इसके द्वारा मंगोलों को दौड़ा कर पीटा गया था। तो गुलाम वंश के समय जो मंगोल हैं वो रावी नदी तक आ पहुँचे थे, तो इसके लिए हमें पता है खतरा ही था। तो पहले बात करेंगे जो मंगोल है। मंगोल जो है एशिया की एक महान शक्ति से उस समय,
और यह बदबूदार थे। हम देखेंगे जो मंगोल हैं इनसे बदबू आती थी, महीनों तक यह नहाते नहीं थे। और यह लगभग हम देखेंगे 24 घंटे में से 18 घंटे घोड़े की पीठ पर रहते थे, घोड़ों पर ही रहते थे, यानी अच्छे घुड़सवार थे। और रातों रात पता नहीं कितनों मीलों दूर तक यह सफ़र कर लेते थे, घूमते रहते थे। इनसे बदबू इतनी आती थी कि दुश्मन के जो घोड़े हैं, शत्रु के जो घोड़े हैं, इसे मील दूर से ही पहचान लेते थे और हिनहिनाने लगते थे। इस प्रकार के थे मंगोल और इस क्षेत्र में रहते थे मध्य एशिया में। और महान शक्ति थे यह किसकी, उस समय भी एशिया की। हम देखेंगे मध्य एशिया को पूरी तरह इन्होंने रौंद डाला था और यूरोप की तरफ भी इनके आक्रमण होने लगे थे, जिसकी वजह से हमारा जो भारत का क्षेत्र है सुरक्षित रहा, क्योंकि यहाँ पर पानी के जल का क्षेत्र है और इधर क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ से इनके आक्रमण नहीं होते थे। मंगोल जो है मूल निवासी कहाँ के थे, मंगोलिया के थे। उस तरफ हम देखेंगे मंगोलिया का क्षेत्र है, यहाँ के थे। लेकिन भारत में आने का रास्ता वही कौन सा रहता है, खैबर दर्रा, यहीं से यह प्रवेश करते थे। सिकंदर भी यहीं से आया, मंगोल भी यहीं से, तुर्क भी यहीं से, बाबर भी यहीं से आएगा। तो एक ही रास्ता था यहाँ पर आने का। तो गुलाम वंश के समय रावी नदी तक आ पहुँचे थे। और हम देखते हैं कि 1297-98 ईस्वी में 1297 और 98 ईस्वी में आक्रमण होता है मंगोलों का इस पश्चिमी सीमा पर। और यहाँ का जो हम देखेंगे सरदार है एक जफर खान, यहाँ पर एक सेनापति था जफर खान। पश्चिमी सीमा पर जफर खान का होना मतलब सुरक्षा की गारंटी है। परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। मंगोल तो क्या करेंगे, जफर खान पश्चिमी सीमा की, उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की चौकी पर था। और इसके साथ जब मंगोलों का आक्रमण होता है तो इसके साथ था एक सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का उलुग खान। कौन था, उलुग खान। जब मंगोलों का आक्रमण होता है भारत पर तो जालंधर के युद्ध में, यहाँ पर हम देखेंगे जालंधर के युद्ध में, जालंधर के युद्ध में जो जफर खान है, उलुग खान ने बुरी तरह परास्त करते हैं कैसे, मंगोलों को, और यहाँ से खदेड़ देते हैं। फिर आक्रमण होता है इनका भारत पर मंगोलों का दूसरा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सहबान का क्षेत्र है, यहीं पर कौन सा, सहबान। सहबान में भी जो जफर खान है इन्हें नाको चने चबवा देता है। क्या, नाको चने चबा देता है, पूरी तरह इन्हें पछाड़ता है। अब जो अलाउद्दीन खिलजी है वह भी इससे शंकित हो उठता है और नसरत खान की जो गुजरात विजय सी अब वो धूमिल होने लगी थी। यानी कि एक सरदार और एक सुल्तान दोनों ही जफर खान से शंकित हो उठे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी ऐसा ही शक्तिशाली योद्धा और शातिर व्यक्ति था, कूटनीतिक था। उसे कहीं ना कहीं लगता था कहीं जैसे मैंने जलालुद्दीन को उखाड़ फेंका है सिंहासन से, तो कहीं यह जफर खान भी ऐसा न करे। तो इसी प्रकार से वह उससे ईर्ष्या करने लगे थे दोनों। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक आक्रमण और होता है किनका, मंगोलों का। किली के मैदान में अलाउद्दीन खिलजी भी चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ नसरत खान भी होता है, नसरत खान भी होता है और जफर खान भी होता है। कौन होता है, जफर खान भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, किली के मैदान में भीषण युद्ध होता है। क्या होता है, भीषण युद्ध होता है। और इस भीषण युद्ध में जफर खान है जो मंगोलों पर बुरी तरह से टूट पड़ता है। मध्य भाग में कौन रहते हैं, मध्य भाग में अलाउद्दीन खिलजी और नसरत खान। लेकिन जो वाम पक्ष है उस पर जफर खान अपनी सेना की टुकड़ी लेकर एक भूखे शेर की भांति टूट पड़ता है उन पर और मंगोलों को पूरी तरह से पीछे दौड़ाने लगता है। और मंगोल जो है इनके पाँव उखड़ जाते हैं और यह पीछे दौड़ने लगते हैं। जब मंगोल यहाँ से वापस जाने लगे, कौन, मंगोल यहाँ से खदेड़ दिए गए, तो अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि कोई भी मेरे यानी कि आदेश से पहले कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो जफर खान है, जफर खान इन मंगोलों के पीछे चला जाता है, इनका पीछा करते हुए, क्योंकि मंगोल जो है लगभग 20 कोस यहाँ से दूर चले गए थे जब इनके द्वारा खदेड़ दिए गए थे।
लेकिन जफर खान जोश जोश में क्या हुआ, होश खो बैठा और मंगोलों के पीछे चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जफर खान है, जफर खान को मंगोल फिर से वापस आते हैं। आगे भाग रहे थे, लगभग 30 मील दूर जा चुके थे। अब मंगोल इतने तेज या द्रुत गति से चलते थे, अच्छे घुड़सवार से, पता नहीं कितने किलोमीटर का, कितने मीलों का रास्ता रातों रात तय करते थे। अचानक वहाँ से वापस दौड़ने लगते हैं जफर खान की तरफ। लेकिन जफर खान जो है वहाँ से भागता नहीं है और उनसे युद्ध करना उचित समझता है। और जफर खान के जो पास है 1000 सैनिक थे, लेकिन मंगोलों की इस टुकड़ी में 10,000 सैनिक थे। मंगोलों के पास कितने थे? 10,000। और इन दोनों में क्या होता है, भीषण युद्ध होता है और जफर खान यहाँ पर मारा जाता है। और गुलाम वंश के समय देखें तो पश्चिमी सीमा पर जफर खान की भांति शेर खान एक जाबाज योद्धा था जो मंगोलों को रोके हुआ था। और यहाँ पर हम देखेंगे जफर खान का अंत हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के रास्ते का कांटा भी निकल जाता है। जब जफर खान चला जाता है तो कुछ सेनापति कहते हैं कि जफर खान की सहायता के लिए पीछे हमें सैनिक भेजने चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मना कर देता है। वो कहता है कि यह मेरा आदेश नहीं था, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जफर खान गया है तो उसे मरने दो। और जफर खान की यहाँ पर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और सल्तनत के लिए बड़े घाटे का सौदा रहता है। ऐसा जाबाज योद्धा यहाँ पर खो दिया जाता है दिल्ली के सुल्तान के द्वारा। तो इसके बाद हम देखें तो एक आक्रमण और होता है, लगभग हम देखेंगे 1303 ईस्वी में। कब होता है? 1303 ईस्वी में तरगी खां के नेतृत्व में। किसके? तरगी खां के नेतृत्व में। तरगी खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। कहाँ होता है? दिल्ली पर। जब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गया था? चित्तौड़ पर घेरा डाल रखा था। चित्तौड़ पर घेरा डाल रखा था एक के द्वारा, लेकिन तरगी खां यहाँ से परास्त होता है। यहाँ पर उसने लूट भी मचाई, तरगी खान तभी परास्त हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी था वह प्रतिरोध की नीति अपनाता है, इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटता है, मंगोलों को यहाँ नहीं टिकने देता। जो पहले के शासक थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, केवल अपनी सुरक्षा की जाती थी, न कि उनका पीछा, न कि उनको यहाँ से दौड़ाना यानी इनका पीछा करना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनका पुरजोर प्रतिरोध किया था। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ लिया है जो मंगोलों के आक्रमण हैं, और इससे पहले उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। तो भटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बाकी का जो टॉपिक हम देखेंगे अगली क्लास में।